नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन का सीट बहुत ही इंक्रीज हो चुका है, इसलिए मन तन से अभी से ही लग जाएं। और पिछले वीडियो का सभी प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उसको भी देखते रहें। यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन का जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका है, उसी क्रम में आज 31/8/2028 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे और डिटेल पक्का याद करते चलेंगे। देखें दोस्तों, डिटेल से बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन का विस्तृत व्याख्या जरूर सुने। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। इसमें जीके जीएस करंट सभी का अपडेट करके देता हूँ आपको, इसलिए हर एक जीके जीएस करंट को सुनते रहें। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है, 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली जो है धारा की गणना करें। कहता है प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर है दोस्तों 10 ओम, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और वोल्ट भी बराबर यहाँ दिया हुआ है 140 वोल्ट। कभी भी मैं बोलता हूँ दोस्तों, कभी भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले डाटा लिखिए। अगर बेसिक नॉलेज लिए हुए रहेंगे तो आराम से आप लोग बना लेंगे। और धारा मांग रहा है आई बराबर क्या होगा, ओम के नियम से पढ़े हैं दोस्तों, भी बराबर आई आर, यानी कि आई बराबर भी अपॉन आर। आई भी का मान कितना है 140 और बटा आर का मान है 10 ओम, यानी जीरो से कट गया 14 बचा। और धारा का मान एम्पियर होता है 14A। इसका आंसर 1 नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ तरंग दैर्ध्य, ऊपर लगातार एक, और फिर यहाँ से इसे सब जाते रहता है। अभी स्ट्रिंग और गर्त हम लोग पढ़े होंगे, ऐसे करके तरंग जाते हैं। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, एक चक्कर को, इसी के बीच पूरे दूरी को, यहाँ से यहाँ तक के बीच के दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच के दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, हमेशा याद रखेंगे। और तरंग दैर्ध्य को लेमडा से सूचित किया जाता है, इसे लेमडा से व्यक्त करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत 2 संपीड़न या 2 विरल जो हो गया, अभी विरलीकरण जो बताएं, इसी 2 के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ में कौन आते हैं, प्रकाश। अनुदैर्ध्य में कौन आते हैं, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ होता है प्रकाश। तो अनुप्रस्थ तरंग में 2 पास श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ वाला में, पास वाला में, और अनुदैर्ध्य वाला में 2 संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जो नहीं समझ में आए फिर से दोबारा बैक करके सुनिए स्थिर से, इसी में पता चलेगा। क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत सारे लोगों का नहीं रहता, लेकिन बाद में कंपटीशन करने के क्रम में उस चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए बहुत दिक्कत होता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय महिला क्रिकेटरों में से कौन सी सलामी बल्लेबाज जोड़ी है जो 45.3 ओवर में 320 रन बनाकर विश्व की पहली जोड़ी बन गई, जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले विकेट की साझेदारी में 300 रन बनाए। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एकदम हिस्ट्री बन गया। दीप्ति शर्मा और पूनम राउत जो थे, ये दोनों मिल के 45.3 ओवर में 320 रन बनाकर विश्व के पहले जोड़ी बन गए। 320 रन बना के, सोच लीजिए दोस्तों। यहाँ हम लोग देखते हैं दीप्ति शर्मा और पूनम राउत जो हैं, यही दोनों मिलके बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर चार्ल्स बिकलिंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। सर चार्ल्स बिकलिंस जो हैं किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं, तो याद रखेंगे ये बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। अच्छा, उस समय ये जब अनुवाद किए थे तो याद रखेंगे कि 1774 से 85 के बीच, उस समय भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, उन्हीं के कार्यकाल में ये भगवत गीता के अंग्रेजी में अनुवाद किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइबिल को विश्व का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कहा जाता है, और बाइबिल के बाद सबसे ज़्यादा हिंदी में अनुवाद होने वाला ग्रंथ का नाम है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र बुक,
इसलिए याद रखेंगे कि वर्ल्ड में बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद होने वाला बुक कौन है, तो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब होती है दोस्तों, वो तो सब लोग जान ही रहे हैं। वस्तुओं को जब आपस में रगड़ने पर उस पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है, और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर फेंकते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के, एक जैसे धन ध्रुव और एक रहा ऋण ध्रुव, तो वैसे आवेश जो है परस्पर आकर्षित करते हैं, टच कर जाते हैं एक दूसरे को। तो आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब होती है। एम्पियर किसका होता है दोस्तों? तो एम्पियर विद्युत धारा का होता है। वाट किसका होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। यहाँ एक ऑप्शन और है जूल। जूल किसका है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? महिलाओं में कैसे यौवन की शुरुआत होती है? रजोनिवृत्ति से। रज मतलब मासिक धर्म के खत्म होने से। खत्म हो जाएगा तो औरत बूढ़ी हो जाएगी, मतलब बूढ़ी औरतों में तो ये नहीं होता है। रजोनिवृत्ति के खत्म होने से यौवन की शुरुआत कैसे होगी? वो बुढ़ापा आएगा। किशोरावस्था तो कम एज को ही बोलते हैं, शुरुआत में ही। माहवारी जो महीना स्टार्ट होता है, लेकिन स्टार्ट होने से नहीं दोस्तों, यौवन का प्रारंभ रजो दर्शन से होता है। तो यानी कि रज जो होता है, रज मतलब खून होता है। महिलाओं में यौवन के शुरुआत रजो दर्शन से होता है, जिसको सामान्य भाषा में मैंने बोल सकते हैं कि 12 से 14 वर्ष की आयु हो तो उसका मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है औरत का, और यह शुरू होना ही लड़की के युवावस्था या फिर मतलब जवानी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक नाविक नाव आगे की दिशा में कूदता है नाव से, तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के गति का तीसरा नियम के अनुसार है। न्यूटन ने 3 नियम दिए। पहला नियम को गैलीलियो अथवा जड़त्व का नियम बोलते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु जो अस्थिर है वह अस्थिर ही रहना चाहती है, और जो गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। मतलब ये दूसरा नंबर से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और तीसरा नियम बताता है कि न्यूटन का कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब किसी वस्तु पे बल लगता है तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लिया जाए, गति का तीसरा नियम का एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। जिस गति से आगे गोली निकलेगा उस गति से पीछे झटका महसूस हो जाता है। रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट भी उसी तरह से पीछे बल लगाता है कस के, तब आगे उतना जाता है। इसीलिए ऊंचाई से कूदने पर भी चोट लग जाता है, क्योंकि हम लोग ऊंचाई से कूदते हैं ज़मीन पे, तो जितना बल लगता है वो उतना तरीका से आगे ढकेलने का प्रयास करता है। इसलिए न्यूटन के तीसरा गति नियम का ये सभी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के महानिदेशक मिसाइल और सामरिक प्रणाली का नाम बताएं, जिन्होंने मिसाइल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में उनके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान को मान्यता देने के लिए 2015 में इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए पहला IEEE पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों उस समय 2015 में मिला था डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को, क्योंकि वही डीआरडीओ के प्रमुख थे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना दोस्तों 1958 में हुआ था, और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके अगर पूछ ले अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो समीर बी कामत, SVK समीर बी कामत इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। यहाँ देखिए NaTrium नेट्रियम, इसी से Na लिया गया है दोस्तों। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ARGENTEUM, इसे शॉर्ट में AG बोलते हैं अर्जेंटिनम को। और
इसका परमाणु संख्या 47 होता है। जितना डिटेल बताता हूँ वो सभी याद रखेंगे। तो ये दोनों का दिया हुआ है कथन। अब देखते हैं क्या चीज़ है, निष्कर्ष। केवल ए सही है तो नहीं दोस्तों, ये तो सही था ही। केवल बी सही है, बी भी सही है, यानी कि दोनों सही है, ए और बी। नेट्रियम सोडियम का नाम है और अर्जेंटीनम इसका नाम है, तो दोनों का सही है बिल्कुल। और सोडियम को याद रखेंगे, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि नहीं तो वो हवा के संपर्क में जल जाता है। और चांदी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। चांदी से बड़ा सर्वोत्तम चालक कुछ नहीं है। याद रखेंगे सोडियम का नेट्रियम। इसी तरह से तांबा का बहुत बार पूछा जाता है, क्यूप्रियम होता है, Cu से इंडिकेट करते हैं। कैलियम होता है पोटेशियम का, जिसको K से हम लोग सूचित करते हैं। चांदी का अर्जेंटीनम तो जानते हैं। लोहा का फेरम होता है, जिसे Fe से सूचित करते हैं। जबकि सोना का औरम होता है, AuRum। Au से सोना को औरम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही या गलत है? H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो होता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि ये बिल्कुल कथन सही है। ये बी पूछ रहा है कि NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कि मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है, तो बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने पढ़ा H2SO4 अम्लीय प्रकृति का है। H2SO4 याद रखेंगे अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का है। इसी का प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक बनाने में और सल्फर या अन्य यौगिक को हटाने में, संचालक बैटरी में, ये सब में सब प्रयोग होता है। NaOH के मूल प्रकृति क्षारीय है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, इसका मूल प्रकृति क्षारीय होता है। बहुत बार तो ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि NaOH की प्रकृति क्या है, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, ऐसे करके पिछला सेट में हम करवाए भी हैं। तो NaOH की प्रकृति क्षारीय होती है, अतः पहला सही है जबकि दूसरा गलत है क्वेश्चन के अनुसार। यानी पहला था H2SO4 का पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है, नहीं, हाइड्रोजन के उपस्थिति के कारण जो होता है उसे अम्लीय बोलते हैं, तो ये तो क्षारीय है। तो OH की उपस्थिति से याद रखेंगे, OH के यानी हाइड्रोक्सिल आयन के उपस्थिति के कारण इसका प्रकृति होता है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिद्धार्थ प्रताप सिंह ने उपसाला में डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफन को फाइनल मुकाबले में 21-15, 21-11 से हराकर निम्नलिखित में कौन सी सीरीज जीती है? तो इस सीरीज का नाम है दोस्तों स्वीडिश ओपन जूनियर इंटरनेशनल। स्वीडिश ओपन जूनियर इंटरनेशनल जीता है। हालांकि ये तो पुराना है, रटने वाला चीज़ है। रटने वाला चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि बैडमिंटन से रिलेटेड जो होता है पूरा देख रेख करता है भारत में कौन? तो बैडमिंटन से रिलेटेड पूरा देख रेख भारत में करता है BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यही बैडमिंटन का देख रेख करता है भारत में, खेल उल से रिलेटेड निगरानी करता है, रेगुलेटरी संस्था है। इसका स्थापना 1934 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष अगर पूछेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, HBS हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, जो कि 2026 तक अध्यक्ष के पद पर रहेंगे, 2026 तक अध्यक्ष के पद। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, कमेंट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? कौन जो है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन, एक पटाखे का विस्फोट, पटाखा का विस्फोट होता तो फट जाता है। टॉर्च को ऑन करना ये भी अपने आप में स्थिर है, एक टॉर्च को ऑफ करना वो भी अपने आप में स्थिर है। लेकिन एक पेंडुलम का झूलना, पेंडुलम मान ले एक झूला टाइप का कुछ हो गया, या फिर झूला ही ले लीजिए, यहाँ पे अस्थिर है। कोई भी वस्तु अस्थिर होती है अपने स्थितिज ऊर्जा के कारण। लेकिन झूलना, अब देखिए झूल के यहाँ चलाया, अब यही झूल के फिर कभी कभी यहाँ चलाता है,
तो ये झूलने का काम हुआ, यानी कि पहले शुरू में स्थिर था, झूल के इधर से इधर गति कर रहा है, इधर से इधर गति, यानी कि गतिज ऊर्जा में है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बदलना। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में गया। पटाखे का विस्फोट अगर पूछेगा आपसे, अभी पहला ऑप्शन था कि पटाखे का विस्फोट, तो ये रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में है, क्योंकि बहुत सारे रसायन मिलकर ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। टॉर्च को ऑन करना ये भी रासायनिक ऊर्जा लेके प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको तो याद रखेंगे। इसको एल्केन कहा जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2n+2 होता है, इसको ही एल्केन बोलते हैं। इसी के अंतर्गत मीथेन, एल्केन तो एन टाइप का किसी में भी प्रत्यय आ जाएगा, एन तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एल्केन का एग्जाम्पल है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन। इसको एरोमेटिक भी कहते हैं, याद रखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो जितने भी सभी कार्बन के परमाणु होते हैं एक दूसरे के साथ एकल बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे मेथेन बोलते हैं, CH4 मेथेन का सूत्र है। तो इसको देखिए, मतलब अगर इसको सजाना है, दिखाना है, तो यहाँ पे CH4, H इधर नीचे में एक H और एक H इधर, C मतलब हो गया H4, चारों ओर से घिरा हुआ है। यही इसका प्रदर्शित करने का तरीका हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सभी इतना डिटेल से बता रहा हूँ, एकदम याद रखिएगा, पक्का क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिल जाएगा एग्जाम में। इतना डिटेल से बताने में कुछ ना कुछ तो आएगा ही, इतना सेट करा रहा हूँ। और सभी में 3-4 डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ। 20-30 सेट कराते कराते अगर एक सेट में मान लिया जाए 30 क्वेश्चन भी है GK GS करेंट का, तो अगर चार डिटेल भी करता हूँ और 30 सेट का बहुत क्वेश्चन हो जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानकर ही सुनते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसको बहुत, विटामिन का क्वेश्चन तो शानदार क्वेश्चन आता है, इसलिए हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको छोड़ने का प्रयास बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। बच्चों में जो होता है हड्डियां मुड़ जाती है। अब बड़ों में ये बीमारी, अगर विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियां मुड़ जाती है, अब बड़ों में विटामिन डी की कमी होती है तो अस्थियां कमज़ोर हो जाती है। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से आप लोग जानते हैं रतौंधी होता है। अब विटामिन बी की कमी से बेराबेरी रोग होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। अच्छा, और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, जो कि हमारा देखिए चौथा विकल्प है। विटामिन सी की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की पूर्ति खट्टे फलों में होती है, खट्टे फलों से की जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 8 से 10 दिसंबर 2017 तक बिम्स्टेक की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग के रूप में बोधि पर्व बौद्ध विरासत का बिम्स्टेक महोत्सव आयोजित किया था? तो इसको आयोजित करने वाला भारत था, क्योंकि बौद्ध धर्म का शुरुआत भारत से ही माना जाता है। और बिम्स्टेक ये याद रखिएगा, ये तो बहुत पुराना करंट अफेयर है, पूछेगा नहीं। करंट का जो अपडेट बताता हूँ उसको याद रखेंगे। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो भी देश हैं वो सब तकनीकी और आर्थिक सहायता के लिए एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने के लिए एक ग्रुप बनाए हैं, जिसको बिम्स्टेक बोला जाता है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, आई फॉर एम फॉर मल्टी सेक्टोरल, टी फॉर टेक्निकल एंड ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सी से कोऑपरेशन होता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका सचिवालय है दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था। 6 जून 1997 को हुआ था। इसके अध्यक्ष अभी थाईलैंड अध्यक्ष के भूमिका में है, जबकि सचिव इसका इंडिया हमारा है। इसलिए याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि बिम्स्टेक का अभी सचिव कौन है, कौन देश, तो इंडिया है।
बहुत देखिए डिटेल हो जाता है दोस्तों। अगर लंबा वीडियो होता है तो उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि लंबा होता है लेकिन सीखने को भी बहुत मिलता है। शॉर्ट में कराएंगे तो खाली आंसर बोल के निकल जाएंगे, उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगर जानना है कुछ तो थोड़ा सा टाइम बिताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने 24 दिसंबर 2017 को बेंगलुरु शहर के चिन्ह का शुभारंभ किया। अब बेंगलुरु को भारत का ऐसा पहला शहर बना दिया जिससे अपना चिन्ह है। यह शहर किस ब्रांड के रूप में प्रचारित करने के लिए किया गया? बेंगलुरु शहर पहला शहर भारत का बना जो अपना चिन्ह जो है अपनाया है। वो चिन्ह किस लिए अपनाया है? किस ब्रांड के रूप में प्रचारित करने के लिए? तो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक चिन्ह बनाया है। ये तो पुराना है, करेंट अफेयर कभी पुराना नहीं है, बता देते हैं, लेकिन नया जो बताते हैं उसको याद रखिएगा। जैसे में नया में याद रखेंगे क्या चीज़ कि बहुत सारा चीज़ होता है। बेंगलुरु को अंतरिक्ष शहर बोलते हैं। इसरो का मुख्यालय भी कर्नाटक में ही है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम। दक्षिण अमेरिका ऊपर में है दोस्तों, यहाँ पर से इसे देखे होंगे। उत्तरी अमेरिका ऐसे है और दक्षिण अमेरिका नीचे है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर यहाँ पे मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? केप हॉर्न बोलते हैं। केप हॉर्न इसी को बोलते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम केप हॉर्न है और यहीं पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर मिलते हैं। जबकि केप ऑफ गुड होप जो है, ये वाला बी नंबर ऑप्शन, उत्तमासा अंतरीप अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी छोर पर है। अफ्रीका का जो अभी आप लोगों ने ऐसे करके मैप देखा है अफ्रीका का, तो अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। यहीं से वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी का डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट। डैश नग्न बीजी होते हैं? पाइनस दोस्तों बिल्कुल सही है, नग्न बीजी होते हैं। पाइनस जो है वो नग्न बीजी होते हैं। जबकि नींबू, गाजर, ये सब चीज जो होता है वो आवृत बीजी होते हैं। जिसका बीज आपस में ढका होता है उसे आवृत बीजी कहते हैं। जबकि बीज ढका नहीं होता है तो नग्न बीजी कहते हैं। और बढ़िया से इसको बायोलॉजी के भाषा में अगर समझेंगे तो अनावृत बीजी इसी को बोलते हैं। अन देखिए यहाँ पे अनावृत, अन मतलब ना, आवृत मतलब ढका हुआ। यानी कि पौधे वे पौधे होते हैं, अनावृत पौधे वे होते हैं जिनमें बीज नग्न होते हैं। अर्थात जो बीजांड होता है वो किसी खोल या फल में बंद नहीं होते। जैसे मान लिया जाए कि किसी चीज़ का बीज लीजिए, नींबू का, तो नींबू का बीज खोल में बंद होता है, लेकिन ऐसे अनावृत जो है पौधे में बीजांड या विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। इसमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। इसमें साइकस, पाइनस, सीड्रस, गिंको ये सभी नग्न बीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। जबकि नींबू, गाजर, गेहूं, धान ये सब आवृत बीजी है। धान क्या है देखते हैं। धान नीचे में चावल रहता है, उसके ऊपर खोल रहता है, यानी कि ये ढका हुआ है, आवृत बीजी है। जो बीज ढका हुआ है उसे आवृत बीज बोलते हैं, और जो जिसका बीज नहीं ढका हुआ है यानी कि खुला है तो उसे अनावृत बीज बोलते हैं। तो इसको याद रखेंगे। बहुत फैक्ट निकालना पड़ता है दोस्तों, मेहनत करना पड़ता है, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहें और लाइक सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहें। एक वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में भले ही आधा घंटा लगता है दोस्तों, लेकिन इसका फैक्ट तैयार करने में 1 घंटा से ऊपर लग जाता है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और इससे रिलेटेड सभी प्रकार के फैक्ट आप लोगों को करवा पाऊँ। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो सोना। सोना को छोड़ दीजिए दोस्तों, कहीं पे भी गिरा उस सोना में ना जंग लगेगा ना कुछ होगा, यानी कि हमेशा वो मुक्त अवस्था में वायुमंडल में पाई जाती है। सोडियम यहाँ देखिए दिया हुआ है, सोडियम, पोटेशियम। नेक्स्ट ऑप्शन कैल्शियम है नीचे में दिया हुआ जो कि ढका हुआ है। कैल्शियम ये सब मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये सोडियम व पोटेशियम क्लोराइड नाइट्रेट या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, और ये सब हवा के उपस्थिति में मतलब जल भी जाते हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में अगर सोडियम को रखेंगे तो ये जल जाता है। इसीलिए सोडियम को बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे कि मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, जबकि फॉस्फोरस को जल में डुबा कर रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया गया है, नीचे दिए गए घटकों का आपस में मिलान करके ये बताइए कि कौन किससे मिलेगा। तो याद रखेंगे, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, अनबूझे चूने में उपस्थित तत्व है, एक का दो से मिलेगा। CA3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड का सूत्र है, एक मोल 2.3 ग्राम सोडियम मौजूद होता है एक मोल में। और जबकि एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक परमाणु या एक अणु के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणुओं या अणुओं की निश्चित संख्या है 6.022 गुने 10⁻23 होती है। तो ये इसे ही अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। ऐसे मिलेगा दोस्तों जैसे मिला दिए, ए का 2, बी का 1, सी का फिर 4 और डी का 3। ए का 2, बी का यहाँ पे मिलेगा 1 से, सी का मिलेगा 4 से और डी का मिलेगा 3 से। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक परमाणु या अणु के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणुओं या अणुओं की निश्चित संख्या कितनी होती है, तो 6.22 गुने 10⁻23 होती है। एक परमाणु या अणु के 1 ग्राम में कितना परमाणु संख्या होता है अणु परमाणुओं का, तो 1 ग्राम अगर परमाणु लेंगे या अणु लेंगे तो उसमें परमाणुओं की संख्या 6.022 गुने 10⁻23 ये होती है, ग्राम होती है। और बहुत बार ऐसे पूछ लिया जाता है 1 मोल तो 0.23 ग्राम सोडियम में मौजूद होते हैं। इसी को अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, 6.022 गुने 10⁻23 को अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मिला, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, या गतिशील पत्थर, या एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो दोस्तों कौन ज़्यादा काम कर सकता है, एक उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिशील पत्थर में गतिज ऊर्जा होती है, एक घूमता हुआ पहिया, लेकिन ज़्यादा जो है क्षमता बंदूक की चलती हुई गोली में होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल के दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। और यही विकल्प भी सही है, बंदूक की चलती हुई गोली को जो है न्यूटन के तीसरा गति नियम अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, इसके माध्यम से क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, इसलिए ज़्यादा काम ये करेगा, पीछे की ओर धक्का भी देता है और आगे की ओर गोली उतना चलेगा भी। जो बंदूक से निकली हुई गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित करेगा, यानी कि बंदूक की गोली से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है, क्योंकि न्यूटन के तीसरा गति नियम पर आधारित है। जबकि घूमता हुआ पत्थर, गतिशील पत्थर में इसे सिर्फ गतिशील ऊर्जा होती है और उठाया हुआ हथौड़ा में सिर्फ स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन इसमें 2 ऊर्जा होती है बंदूक की चलती हुई गोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का तो कसम खा लिया दोस्तों, हर एक सेट में एक क्वेश्चन रहता है आवर्त सारणी का, इसलिए आवर्त सारणी तो बोलते हैं पक्का रट के ही जाएंगे। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं, आवर्त सारणी को बनाने का सबसे पहला प्रयास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, इसको एकदम पक्का कमेंट कीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में उदाग्र कतार होता है दोस्तों, ऐसे कतार, इसको बोलते हैं समूह, ऐसे 18 होते हैं, जबकि क्षैतिज इस तरह से कतार को बोलते हैं आवर्त, ये 7 होते हैं, 1 2 3 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना, ऐसे करके 7 खाना होते हैं, उसे आवर्त बोलते हैं। जबकि उदाग्र ऐसे कर करके बहुत सारा बनेगा 18, उसे वर्ग बोलते हैं, समूह, इसलिए इसको याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, जिसे मोसले के द्वारा बनाया गया था। आज आप कमेंट कीजिएगा कि सबसे पहले आवर्त सारणी के बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, इसको आपको कमेंट में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फोसिस के नए सीईओ का पदभार संभालने वाले, यानी कि इन्फोसिस का नया सीईओ का पदभार संभालने वाले सलील पारेख हैं, वो किस कंपनी को छोड़कर इन्फोसिस से जुड़ने और नेतृत्व प्रदान करने आए, तो कैपजेमिनी को छोड़ के इन्फोसिस में आए कंपनी में और इसका सीईओ का पदभार संभाले। IBM एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है वर्ल्ड का, अमेरिका का, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सीईओ के क्रम में आप लोग याद रखें, कुछ कुछ कंपनी का सीईओ भी पूछा जाता है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, इसके सीईओ अभी कौन है, अरविंद कृष्ण। जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूछ देता है एग्जाम में कभी, अमेजन के सीईओ कौन है, तो एनडी जेसी, एजे।
जबकि माइक्रोसॉफ्ट का पूछेगा तो सत्य नडेला, SN सत्य नडेला। जबकि पेप्सिको कंपनी का बहुत बार पूछ देता है तो जागृत कोटचा, पेप्सिको का जागृत कोटचा JK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुन के लिख लीजिएगा भी अगर लिखने का ये हो तो, क्योंकि उतना लिखेंगे दोस्तों पेन से तो फिर टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो हो जाने से फिर टाइम नहीं देते हैं। मुझे एक चीज़ पता नहीं चलता है कि जिसको पढ़ना है उसके लिए टाइम क्या, मतलब पढ़ने में ही तो टाइम बर्बाद थोड़ा ही हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो थोड़ा टाइम अधिक लगेगा ही, तो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? हवा में कि निर्वात में कि पानी में कि कांच में? किस में प्रकाश की गति? तो प्रकाश की गति में अगर मार्ग में कोई अवरोध नहीं होगा तब बहुत ज़्यादा प्रकाश की गति तेज होगी। हवा में बहुत सारे धूल कण होते हैं जो प्रकाश की गति को अवरुद्ध करते हैं। पानी में भी प्रकाश की गति अवरुद्ध होती है, बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे चीज़ उसमें मिले होते हैं। कांच में भी पूर्ण रूप से पारदर्शक नहीं होता है, लेकिन निर्वात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई अवरोध नहीं होता है। इसलिए निर्वात में प्रकाश की गति बहुत ही तेज रहती है। तो इसको तो हमेशा याद ही रखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की गति तेज चलती है। निर्वात में याद रखेंगे, फैक्ट याद रखने वाली ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होती है। जबकि पानी में याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है, निर्वात में 3 × 10⁸, जबकि पनिया में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच का याद रखेंगे इससे कम, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हवा में भी लगभग वही होता है, 3 ही होता है, 3 से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हवा निर्वात लगभग एक ही जैसा होता है, इसलिए याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? सही या गलत के बारे में बताना है। हाइड्रोजन H2S मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड, हवा में जलता है और H2O और H2O देता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बनाते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड को हवा में जलाते हैं, हवा में जलेगा यानी कि O2 में जलेगा, तब इससे बन जाता है, देखिए H2O, एगो O इससे जाके जुड़ जाता है एक अणु, तब हो जाता है H2O बन जाएगा। H के साथ O मिलेगा तो H2O बनेगा, S के साथ O मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि इसको अगर बढ़िया से सूत्र बनाते हैं तो 2H2S और 3 गो ऑक्सीजन का अणु लेंगे, तब समीकरण संतुलित होने के लिए कभी बताएंगे समीकरण संतुलन कैसे होता है। तो 2SO जबकि 2H2O, यहाँ पे अभी हम बना रहे थे, देखिए अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखिए समझ जाइएगा। H2S को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, तभी हम लोग पढ़े कि सल्फर ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को हवा में जलाने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, तो और उसके बाद कहता है कि उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट बनाता है। तो इसी के यहाँ पे समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें सेम करना होता है, अणु की संख्या और परमाणुओं की संख्या मिलाना रहता है, कितने अणु हैं। दूसरा कह रहा है कि तो बिल्कुल सही है, दूसरा कह रहा है उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन, Fe2 कह रहा है Fe2O3 SO2 और SO3 देता है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें Fe2O3, इसको देखिए क्लियर से बना के दिखाते हैं, तो अगला ऊपर वाला भी बैक करके समझ जाइएगा। Fe2O3 का अपघटन होता है तो Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 में जो है बन जाता है, बदल देता है, इसको बदलने से Fe2O3 तो है ही, इसको जलाने से फिर ऑक्सीजन SO2 बन जाता है और SO3 भी हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे, यानी कि कथन A और B दोनों सही है। उष्मा के उपस्थिति में जो है फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में हो जाता है, कथन A और B सही है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए ज़्यादा डिटेल हम अभी चाहे भी बताना फिर भी हम नहीं बता पाए आप लोगों को, क्योंकि शुरुआत से बताते तो बताने में कम से कम 5 मिनट का टाइम लग जाता है, 5-6 मिनट, और उस पर भी उसका बेसिक नॉलेज जिसको रहेगा वही समझ पाइएगा। तो बेसिक नॉलेज पर ध्यान देने के लिए NCERT का बुक का फॉलो ज़रूर करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रॉबिन शर्मा कौन से देश से संबंधित है? तो रॉबिन शर्मा कनाडा देश से संबंधित है। भारत देश से एक प्रसिद्ध राइटर का नाम बताइए। चेतन शर्मा का नाम है उनका, और वो किस राज्य से संबंधित है बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें कुरुक्षेत्र जिला में पेहोवा के निकट गुमथला गरहू गांव भारत संचार निगम लिमिटेड के ठोक प्लान के तहत सर्वप्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बनाया गया है। भारत का पहला गांव, शॉर्ट में इसको पढ़ सकते हैं, करंट है कि भारत का पहला गांव जिसे वाईफाई सुविधा से परिपूर्ण है, किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? बीएसएनएल का, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। तो इसका वह गांव है हरियाणा का। कुछ इससे रिलेटेड अभी करंट का याद रखेंगे कि देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ खोला गया है, कहाँ बनाया गया था? पुणे में। पुणे में देश का पहला संविधान गार्डन। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला सबसे कम उम्र के अभी कौन हाल फिलहाल में बने हैं भारत के? काम्या कार्तिकेयन। और सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत के सबसे उम्र दराज कौन बने हैं? तो ज्योति रागे। और दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी अभी वर्तमान में रिलायंस जियो बना है, आरजे। अब भारत के सबसे बड़ी जलवायु घड़ी अभी कहाँ लगाई गई है? न्यू दिल्ली में, एनडी में, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। करंट का वर्तमान का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न से कौन सा कथन सत्य है? टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम होते, गलत। किसी नर में 1 गुणसूत्र और 2 बाह्य गुणसूत्र होते थे, गलत। मानव में 46 गुणसूत्र होते जिसमें 42 यानी जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते, ये भी गलत है। देखिए शॉर्ट में याद रखेंगे, मानव में 46 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र तो जो होते हैं वो अलिंगी होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा महिलाओं का एक्स क्रोमोसोम होता है और पुरुषों का वाई होता है। तो 23वां जोड़ा अगर एक्स के साथ वाई मिल जाए तो बच्चा लड़का होगा, जबकि एक्स के साथ 23वां जोड़ा में एक्स मिलेगा तो लड़की होगी। बराबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेट में कि एक्स के साथ अगर वाई का संयोजन होता है तो बच्चा लड़का होगा कि लड़की? तो बाई 4 याद रखेंगे, बॉय में लास्ट में बाई आता है, तो एक्स वाई मिलेगा तो बॉय बनेगा और एक्स एक्स में गर्ल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिर से समझाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, लेकिन मेहनत को बेकार जाने ना दे, बढ़िया से सभी क्वेश्चन सुने ताकि आप लोगों को भी फायदा हो। कहता नीचे दिए गए तत्व के खास लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाले विभिन्न रूप को दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण बताया गया है इसमें। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? अगर आवर्त सारणी जो अभी हम लोग दिखाएं, उदग्र कतार ऐसे है और क्षैतिज कतार इधर है, तब बाएं से अगर दाएं जाएंगे या फिर ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या गुण होता है तत्वों का? तो कहता है कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है और धात्विक लक्षण घटता है। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता बढ़ती है और धात्विक लक्षण भी बढ़ता है। तो ये सब गलत है दोस्तों। किसी भी आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का विद्युत धनात्मकता बाएं से दाएं जाने पर हमेशा घटता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर वृद्धि होता है। इसको तो हर हाल में ही याद रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ही लिया जाता है, तो इसलिए हर हाल में इसको रट के रखेंगे। आवर्त सारणी की विशेषता में याद रखेंगे, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता एवं धात्विक गुण कम होता है। बाएं से दाएं जाने पर तत्व के रासायनिक क्रियाशील घटता है, बाद में बढ़ जाता है। कोई भी तत्व का आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता का मान बढ़ते जाता है, यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं इधर तो शुरू में विद्युत धनात्मकता का गुण बढ़ता रहता है, जबकि बाएं से दाएं जाएंगे तो इधर आते आते कम जाता है। अब विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, इधर कम ऋणात्मक तत्व है, आगे अगर दाएं ओर जाएंगे तो धनात्मक बनते जाएगा। आयनन विभव का मान भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। जिसका आयनिक विभव कम होता है बायां साइड में, ऐसे अगला तत्व का परमाणु का बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर ये सेट हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक देखते आए हैं तो बहुत धैर्य का काम किए हैं। इस तरह से चैनल पर बने रहें। टाइम तो लग जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत फैक्ट बताता हूँ,
हो सकता है आपको कहीं कहीं पे समझ ना आए, इसका प्रमुख वजह है बेसिक नॉलेज, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ तहाँ से आते हैं। मैं तो बेसिक से पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आप लोगों को सभी समझ में आ जाए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो फैक्ट मैं खाली बताता हूँ। इसलिए बेसिक नॉलेज के लिए हमेशा टेक्स्ट बुक का फॉलो करें, जैसे एनसीईआरटी वगैरह हो गया। और बाकी तो मैं फैक्ट बताता हूँ, अगर लिख लिख लीजिएगा तो भी रट पाइएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में।